नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शेखर, सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैच 2020 और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सिलेक्शन मेंटर पे, जहां पर हम आप सभी के साथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमटी यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैनेजर के लिए इंटरव्यू की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही हमारे एफसीआई ने मैनेजर का मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और काफ़ी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। तो भाई, जितने भी आप लोग क्वालिफाई किए हो इंटरव्यू राउंड के लिए, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज अब आप अपने लास्ट स्टेज पे आके टिके हो और इस स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एक मैनेजर के तौर पे काम करोगे। और मैं अगर एक एफसीआई के मैनेजर के लाइफ और उसके पावर की बात करूं तो ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट में एक एफसीआई होती है और एक एफसीआई में अलग अलग कैडर के एक ही मैनेजर होते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही एफसीआई और उस एफसीआई में अलग अलग कैडर के एक ही मैनेजर, वो कोई भी कैडर हो, डिपोर्ट हो, टेक्निकल हो, मूवमेंट हो, अकाउंट हो, जनरल हो, कोई भी कैडर हो, ठीक है, एक ही मैनेजर पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो समझो क्या पावर है। तो अगर आपको वही पावर चाहिए तो क्या करना है, इंटरव्यू काफ़ी अच्छे तरीके से देना है और इस इंटरव्यू सीरीज़ में मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आप अपना फाइनल सिलेक्शन कंफर्म कर पाओ। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने 2019 में IDBI PGDBF PO, RRB PO जिसे ग्रामीण बैंक कहते हैं, एंड IBPS PO, इन तीनों का इंटरव्यू मैंने दिया है। ठीक है, तो इन तीनों इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, मतलब जो भी क्वालिफाई किए हैं, नो डाउट कि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं या ऑलरेडी वो किसी ना किसी ऑफिसर कैडर पे काम भी कर रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ज़िंदगी में पहली बार कोई मेंस निकला होगा या वो अपने लाइफ में पहली बार एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू की गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ जो फेस भी किए हैं उनको भी इनसे और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत लोग बोलते हैं इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू जो होता है वो सवाल और जवाब पे टिका होता है। सवाल पूछ रहे हैं मेंबर्स, आपको जवाब देना है, जवाब नहीं आता नंबर घटेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे आपके नॉलेज का टेस्ट होता है। भैया, ये दोनों ही बातें 100% गलत है। ठीक है, क्योंकि तीन तीन इंटरव्यू मैंने दिया है ना, मैं जानता हूँ इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में ना ही सवाल जवाब का कोई प्रोसेस होता है। ठीक है, हाँ, वो माध्यम तो बनता है कि सवाल पूछना है, जवाब देना है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं है कि डिपेंड है सवाल और जवाब पे। ठीक है, और ना ही ऐसा कोई चीज़ है कि वो आपके नॉलेज का टेस्ट करते हैं। बिकॉज अगर कोई बच्चा मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक आता है तो जाहिर सी बात है भाई कि उसके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज है, तभी तो वो बच्चा मेंस निकाला है और इंटरव्यू में आया है। ठीक है, तो इसलिए ना ही नॉलेज का टेस्ट होगा, ना ही वो सवाल जवाब पे टिका होता है। इंटरव्यू एक ही चीज़ पे टिका होता है और उसको जान के रखो, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ और द वे ऑफ गिविंग योर आंसर। किसी भी सवाल का किस तरीके से आपको जवाब देना है, कैसा जवाब देना है। अगर आपको आता है तो आप जवाब दो, अगर आपको नहीं आता है तो ब्लफिंग नहीं करना है। ब्लफिंग करोगे इंटरव्यू में भैया तो कभी भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन मेंबर्स को गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कैंडिडेट है वो तो हमारे साथ ब्लफिंग कर रहा है। ठीक है, आंसर नहीं आता, सीधा बोलो सॉरी सर, सॉरी मैम, आई हैव नो एनी आंसर। लेकिन अगर आता है तो दो, लेकिन अब नहीं आता तो वो नमक मिर्च लगा के कुछ मत बोला करो, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम नमक मिर्च लगा रहे हो। तो ये चीज़ कभी भी इंटरव्यू में नहीं कीजिएगा। इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात होती है ड्रेस कोडिंग, क्योंकि लोग कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो उनको बस लगना चाहिए कि यस, ये जो कैंडिडेट है इसके बात करने का एटीट्यूड जो है, इसके कपड़े को पहनने का जो मैनर है, ये इससे लगता है कि यस, ये कैंडिडेट एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है जो हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एक मैनेजर के तौर पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा, अपने असिस्टेंट, अपने स्टाफ्स सभी को कोऑर्डिनेट करके चलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे काम करेगा। तो इसलिए उनको लगना चाहिए कि जो कैंडिडेट हमारे सामने इंटरव्यू देने आया है वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट होना चाहिए। तो ड्रेस कोडिंग में कुछ करना नहीं है। बहुत लोग जानते होंगे कि लड़कों के लिए ब्लैक कलर का फॉर्मल पैंट होता है, फुल वाइट शर्ट होती है, ब्लैक कलर का टाई और एक ब्लैक कलर का बेल्ट लगा लेना और ब्लैक शू। हाँ, वो शॉक्स को लेके कोई उतना इशू नहीं होता, क्योंकि उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपका जूता तक भी देखें।
उनके पास बिल्कुल वो टाइम नहीं होता कि वो आपका जूता तक भी देखेंगे, ना ही वो आपका मोजा तक भी देखेंगे। लड़कियों की बात की जाए तो ब्लैक एंड वाइट कलर की सलवार कुर्ती, ठीक है, ये बस पहना जाता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होंगी जिन्होंने पीओ के भी इंटरव्यू बहुत सारे दिए हैं, तो उनको पता ही होगा। बट यही ड्रेस कोडिंग है, इसको पहन के आप जाना। हाँ, अगर ब्लैक कलर का नहीं हो तो आप ग्रे कलर का भी पैंट पहन सकते हो, ठीक है, या जो डीप ब्लू कलर का होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब रही बात कि जैसे ये एफसीआई है, ठीक है, तो एफसीआई में जब आप जाओगे इंटरव्यू देने तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो आपका आना चाहिए कि एफसीआई का हिस्ट्री क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। एफसीआई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, उसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ था। जैसे मैं पहले हेडक्वार्टर की बात करूँ तो भैया वो चेन्नई में था, बाद में दिल्ली में शिफ्ट हुआ, ठीक है। फिर एफसीआई का रोल क्या है हमारे कंट्री के लिए, एफसीआई क्या करती है, ठीक है। उसके बाद है कि एफसीआई का मेन प्रोडक्ट क्या है जो वो स्टोर करती है, तो वो दो ही है, एक है गेहूँ और एक है चावल, ठीक है, मेनली यही स्टोरेज करती है। बट वो लेती कहाँ से है, वो प्रोक्योर कहाँ से करती है, फार्मर से करती है, यानी फार्मर से परचेज करती है। तो जो परचेज करती है तो उसको जो पैसा देती है, तो किस रेट पे पैसा देती है, उस रेट का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। याद रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट एफसीआई के मैनेजर में इंटरव्यू देने जाएंगे, हो सकता है कि उनको एमएसपी का क्वेश्चन पूछा जाए, एंड हो सकता है कि ये पूछा ही जाएगा, बिकॉज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहीं ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़ी हुई है, और मैं खुद एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा बिहार से बीटेक किया है एग्रीकल्चर में, तो मुझे पता है कि एफसीआई कहीं ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। तो फार्मर से जो एफसीआई प्रोक्योर करती है वो एमएसपी पे करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मैं ही थोड़ा बता देता हूँ। देखो, एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहने का मतलब कि ऐसा प्राइस जो किसी भी क्रॉप के सोइंग के पहले, मैंने उस क्रॉप को लगाने के पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर दे या आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर दे, दैट इज एमएसपी। और एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी फसल लग गई, अब उसके जो हार्वेस्टिंग होती है उसकी जो कटाई होती है, उस कटाई करने के पहले ही जो प्राइस डिसाइड कर दी जाए कि यही प्राइस फार्मर को मिलेगी, तो यही होती है प्रोक्योरमेंट प्राइस। उसके बाद फसल किसी भी कंडीशन में आपको मिले, ठीक है, ग्रेन्स खराब मिले या जो भी मिले, बरसात हो जाए, फसल खराब हो जाए, फिर भी वो वही एमएसपी मिलेगा जो निर्धारित किया गया था, फिर भी वही प्रोक्योरमेंट प्राइस मिलेगा जो निर्धारित किया गया था। एमएसपी से फ़ायदा क्या होता है, फार्मर को फिनेंशियल सपोर्ट मिलती है। अगर मान लो फसल बर्बाद हो गया, अब वो बेचने जाएगा तो उसको तो पैसा मिलता नहीं मार्केट से, तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फार्मर को। फार्मर डिस्ट्रेस सेल से बचता है। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, डिस्ट्रेस सेल कहने का मतलब है कि मान लो किसान ने 100 किलो गेहूं अपने घर में स्टोर किया ताकि वो कल वो जाके मार्केट में बेचेगा। अगले दिन जब वो मार्केट में बेचने जा रहा था, पता चला कि भैया 20 किलो गेहूं को इंसेक्ट वगैरह खा गए या बर्बाद कर दिए, रोडेट्स वगैरह जो हैं वो बर्बाद कर दिए। तो 20 किलो गेहूं जो आपका बर्बाद हुआ, तो बचा कितना, 80 किलो गेहूं। तो 80 किलो गेहूं ही तो आप फार्मर बेचेगा ना, तो भैया उसको तो मुनाफा नहीं हुआ, उसको तो लॉस हुआ। तो यही होता है डिस्ट्रेस सेल। तो इस डिस्ट्रेस सेल से भी एमएसपी किसान को बचाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किसानों के द्वारा करवाती है। तो यही बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब से जो भी वीडियो आएगी, हर एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे इंटरव्यू के, और मैं उसको बताऊंगा कि कैसे आपको इसका आंसर देना है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।